Hello students, Namaste. How are you students? You are most welcome to 12th class chemistry. Students, in chapter 5 surface chemistry, today our topic is Hardy-Sulzay rule and protection of colloids. Students, हार्डी-सुल्जे एक साइंटिस्ट है। हार्डी-सुल्जे ने कॉलोइडल सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोलाइट दोनों के जो बिटवीन रिलेशन होता है उस रिलेशन को प्रपोज करने के लिए एक रूल दिया। यानी कि हार्डी-सुल्जे ने क्या बताया कि आपको अगर किसी कॉलोइडल सॉल्यूशन का कोगुलेशन करना है, कॉलोइडल सॉल्यूशन का क्या करना है हमको? कोगुलेशन करना है तो स्टूडेंट्स उसके अंदर हमको क्या मिलाना पड़ेगा? कोई ना कोई इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना। तो किसी भी कॉलोइडल सॉल्यूशन का जब कोगुलेशन करना चाहते हैं तो उसके अंदर हमको इलेक्ट्रोलाइट मिलाना पड़ता है। तो इस इलेक्ट्रोलाइट की अमाउंट और कॉलोइडल सॉल्यूशन इन दोनों के बिटवीन क्या रिलेशन होता है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हार्डी-सुल्जे ने एक रूल प्रपोज्ड किया है, उसको हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। तो देखो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स हार्डी-सुल्जे रूल। देखो ये हार्डी-सुल्जे क्या कहता है, ये कोई हमने एक कॉलोइडल सॉल्यूशन ले लिया। ये क्या है स्टूडेंट्स? कॉलोइडल सॉल्यूशन। इस कॉलोइडल सॉल्यूशन का हमको क्या करना है? कोगुलेशन करना है, ठीक है। इसका कोगुलेशन करना है तो इसके अंदर हमको क्या ऐड करना पड़ेगा? इलेक्ट्रोलाइट। अगर इस कॉलोइडल सॉल्यूशन के अंदर हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देते हैं तो इस सॉल्यूशन का क्या हो जाता है? कोगुलेशन। अब इस कॉलोइडल सॉल्यूशन का जो कोगुलेशन है वो इस इलेक्ट्रोलाइट की अमाउंट पर डिपेंड करता है। अब इस इलेक्ट्रोलाइट की कितनी अमाउंट इसके अंदर मिलाई जाए कि इसका कोगुलेशन हो जाए, इस बात को एक्सप्लेन किया है किसने? हार्डी-सुल्जे ने। तो देखो स्टूडेंट्स, किसी भी कॉलोइडल सॉल्यूशन का जो कोगुलेशन होता है वो इलेक्ट्रोलाइट की अमाउंट पर डिपेंड करता है और इलेक्ट्रोलाइट की जो अमाउंट होती है वो डिपेंड करती है उसमें प्रेजेंट आयन की वैलेंसी पर। किसी भी कॉलोइडल, ध्यान से सुनो मेरी बात को, थोड़ा सा गौर कीजिए। कोई भी कॉलोइडल सॉल्यूशन है, उस कॉलोइडल सॉल्यूशन का आपको क्या करना है? कोगुलेशन करना है। तो उसके अंदर आपको इलेक्ट्रोलाइट मिलाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रोलाइट की जो अमाउंट है जो इसको कोगुलेटेड करने वाली है, इलेक्ट्रोलाइट की जो अमाउंट है वो किस पर डिपेंड करती है? इलेक्ट्रोलाइट की अमाउंट डिपेंड करती है उसमें प्रेजेंट आयन की वैलेंसी पर। जैसे देखो मैं यहाँ पर इसके अंदर एल्यूमिनियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइट ऐड करता हूँ, ठीक है। तो एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलाइट है वो एल्यूमिनियम आयन प्रोड्यूस करेगा और एक हम इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर मिलाना चाहें NaCl तो ये सोडियम आयन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। समझ में आ रही बात? अब अगर आप एल्यूमिनियम क्लोराइड इसके अंदर मिलाते हो तो स्टूडेंट्स इसकी मेरी बात जो मैंने पहले की थी उसको ध्यान करो थोड़ा सा। इलेक्ट्रोलाइट की जो अमाउंट है वो डिपेंड करती है किस पर? प्रेजेंट आयन की वैलेंसी पर। अगर वैलेंसी ज़्यादा है तो आपको इलेक्ट्रोलाइट कम रिक्वायर्ड होगा और वैलेंसी कम है तो इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चेक कीजिए आप लोग कि इस कॉलोइडल सॉल्यूशन का कोगुलेशन करने के लिए मुझे इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में एल्यूमिनियम क्लोराइड यूज़ करना चाहिए कि सोडियम क्लोराइड यूज करना चाहिए, कौन सा अच्छा रहेगा?
तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोग ये देखिए कि यहाँ पर हमको ज़्यादा अच्छा रहेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड, और उसका रीजन क्या है? क्योंकि एल्यूमिनियम क्लोराइड से जो यहाँ पर आयन आपको प्रोड्यूस होंगे उनकी जो वैलेंसी है वो कितनी है? +3, ज़्यादा वैलेंसी है। और यहाँ पर सोडियम की जो वैलेंसी है वो है +1, ठीक है ना। तो जिसकी वैलेंसी ज़्यादा है, वैलेंसी क्या है? ज़्यादा। वैलेंसी अगर ज़्यादा है तो इसकी अमाउंट आपको कम रिक्वायर्ड होगी, और इसकी वैलेंसी कम है तो इसकी अमाउंट मच रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। समझ आ रही बात? अगर वैलेंसी कम है तो इलेक्ट्रोलाइट अधिक अमाउंट में रिक्वायर्ड होगा, और वैलेंसी अगर ज़्यादा है आपके इलेक्ट्रोलाइट की तो वो लेस अमाउंट में रिक्वायर्ड होगा। समझ आ रही बात? यानी कि एल्यूमिनियम क्लोराइड हम मान लेते हैं यहाँ पर 10 ml डालने पर ही इसका कोगुलेशन हो जाता है, मान रहा हूँ मैं 1 ml डालने पर ही कोगुलेशन हो जाता है, ठीक है ना, एल्यूमिनियम क्लोराइड को। तो और सोडियम क्लोराइड को मुझे मिलाना पड़ता है 5 ml, तब इसका कोगुलेशन होता है। तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा अच्छा रहेगा? जिसकी अमाउंट कम रिक्वायर्ड है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड ज़्यादा अच्छा इलेक्ट्रोलाइट हो गया इस कॉलोइडल सॉल्यूशन का कोगुलेशन करने के लिए। और ये कॉलोइडल सॉल्यूशन कैसा होता है? नेगेटिव कॉलोइडल सॉल्यूशन होगा तभी तो ये पॉजिटिव वाला इसका कोगुलेशन करेगा, ठीक है ना। अपोजिट आयन ही तो होंगे ना। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। ये बात कही है किसने? हार्डी-सुलजे ने। हार्डी-सुलजे ने अपना जो रूल दिया है इलेक्ट्रोलाइट और कॉलोइडल सॉल्यूशन के बिटवीन जो रिलेशन को प्रपोज करने के लिए, और वो रूल क्या कहता है कि किसी भी कॉलोइडल सॉल्यूशन का अगर आपको कोगुलेशन करना है तो उसमें जो रिक्वायर्ड इलेक्ट्रोलाइट की जो अमाउंट है वो डिपेंड करती है उसमें प्रेजेंट आयन की वैलेंसी पर, ठीक है। नोट कर दो इसको। चलो इसको नोट कर देते हैं। इसको मैं अरेंज कर रहा हूँ। रूल लिख देते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर। हार्डी-सुलजे proposed a law. हार्डी-सुलजे proposed a law in relation of coagulation of colloids and electrolyte। ये जो लॉ है ये किस में रिलेशन बताता है? इलेक्ट्रोलाइट का कॉलोइड्स का कोगुलेशन और इलेक्ट्रोलाइट के बीच का रिलेशन बताता है। बाई इलेक्ट्रोलाइट, बाई लिखेंगे, बाई इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना। तो अब रूल को लिखते हैं। अकॉर्डिंग दिस लॉ, अकॉर्डिंग दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, द अमाउंट ऑफ electrolyte, the amount of electrolyte which coagulates a certain, which coagulates a certain, which coagulate a certain amount of a colloids, amount of a colloids depends colloid depends upon the
वैलेंसी ऑफ आयन डिपेंड्स अपॉन द वैलेंसी ऑफ आयन हैविंग अपोजिट चार्ज, having opposite charge, having opposite charge from colloidal particles, colloidal particles। ये हार्डी सुलजे का रोल है। देखो किसकी अमाउंट, इलेक्ट्रोलाइट की अमाउंट, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विच कोगुलेट्स ए सर्टेन अमाउंट ऑफ ए कॉलॉइड्स। कोई भी कॉलॉइडल सॉल्यूशन की एक सर्टेन, एक फिक्स अमाउंट को क्या करना है, इस इलेक्ट्रोलाइट को कोगुलेट करना है। तो इसकी जो अमाउंट है इलेक्ट्रोलाइट की वो डिपेंड करती है बैलेंसी ऑफ आयन हैविंग अपोजिट चार्ज फ्रॉम कॉलॉइडल पार्टिकल्स। तो कॉलॉइडल पार्टिकल्स के जो अपोजिट जो चार्ज, कॉलॉइडल पार्टिकल्स के अपोजिट जो चार्ज पार्टिकल्स यानी कि जिनको आयंस कह सकते हैं, उनकी बैलेंसी पर डिपेंड करती है। अगर बैलेंसी ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रोलाइट की रिक्वायरमेंट लेस होगी, अगर बैलेंसी कम होगी तो इलेक्ट्रोलाइट की रिक्वायरमेंट मच होगी। ये हार्डी सुलजे इस बात को यहाँ पर एक्सप्लेन करता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखो आप लोग ढंग से चेक करो स्टूडेंट्स इसको और नोट करो। इट मीन्स इलेक्ट्रोलाइट की जो अमाउंट है, इलेक्ट्रोलाइट की जो अमाउंट है और ये आयन की जो बैलेंसी है, इसमें क्या रिलेशन हो गया। तो देखो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट indirectly proportional to valency of coagulated ion, यानी कि जो कोगुलेशन करने वाले आयन्स हैं उनकी जो बैलेंसी है वो इलेक्ट्रोलाइट की अमाउंट के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। इट मीन्स आप लोग कह सकते हो कि कोगुलेटेड आयन की वैलेंसी अगर ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोलाइट की अमाउंट कम रिक्वायर्ड होगी, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। और अगर इसकी वैलेंसी लेस है तो इलेक्ट्रोलाइट की अमाउंट मच रिक्वायर्ड होगी। ठीक है ना, तो ये रिलेशन हो जाता है स्टूडेंट्स इसके अंदर। ओके, ये हो गया आपका हार्डी सुलजे रूल। ठीक है, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स अपना प्रोटेक्शन ऑफ कॉलॉइड्स। प्रोटेक्शन ऑफ कॉलॉइड्स, देखो इसको समझ लो ढंग से। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं स्टूडेंट्स, ये अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो देखो प्रोटेक्शन ऑफ कॉलॉइड्स किस तरह से होता है। तो देखो स्टूडेंट्स, आपको मैंने दो टाइप के कॉलॉइड्स बताए थे, लायोफोबिक और एक बताया था आपको लायोफिलिक। ठीक है ना, लायोफोबिक और लायोफिलिक टू टाइप्स के कॉलॉइड्स आपको बताए थे। लायोफोबिक क्या होता था, लायोफोबिक जो कॉलॉइड्स थे ये तो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते हैं, और लायोफिलिक जो कॉलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं वाटर सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, ध्यान आ गया होगा। अब देखो स्टूडेंट्स, लायोफोबिक जो कॉलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं ये अनस्टेबल होते हैं। कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, और ये स्टेबल कॉलॉइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। लायोफोबिक जो होते हैं वो स्टेबल कॉलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, क्या करते हैं हम कि हम एक लायोफोबिक कॉलॉइडल सॉल्यूशन इसके अंदर भर देते हैं। ये कौन सा सॉल्यूशन भर दिया, लायोफोबिक। ठीक है ना, इसमें इसके कॉलॉइडल पार्टिकल्स होंगे
अब ये अनस्टेबल है, इट मीन्स इसके जो कॉलोइडल पार्टिकल्स है ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, इसका कोगुलेशन हो जाएगा। अनस्टेबल है तो कोगुलेशन हो जाएगा, ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि इसका हमको प्रोटेक्शन करना है, लायोफोबिक कॉलोइडल सॉल्यूशन का हमको क्या करना है, प्रोटेक्शन करना है। तो इसका प्रोटेक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसमें कुछ अमाउंट में, सम अमाउंट ऑफ लायोफिलिक कॉलोइडल सॉल्यूशन को क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स, ऐड कर देते हैं या मिक्स कर देते हैं। लायोफोबिक कॉलोइडल सॉल्यूशन जो कि क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, इनका प्रोटेक्शन करने के लिए, ये अनस्टेबल है, इनका कोगुलेशन ना हो जाए, ये डिस्ट्रॉय ना हो जाए, तो इनका प्रोटेक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि ऐसे लायोफोबिक कॉलोइडल सॉल्यूशन के अंदर कुछ अमाउंट में लायोफिलिक कॉलोइडल सॉल्यूशन को ऐड कर देते हैं। अब क्या होता है, ये जो लायोफिलिक कॉलोइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं, लायोफिलिक कॉलोइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं, ये पार्टिकल्स एक प्रोटेक्शन लेयर को डेवलप करते हैं। कहां पर, अराउंड द लायोफोबिक पार्टिकल्स। समझ आ रही बात। जैसे तुमने लायोफिलिक कॉलोइडल सॉल्यूशन को इस लायोफोबिक सॉल्यूशन के अंदर ऐड किया, तो लायोफिलिक कॉलोइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक प्रोटेक्शन लेयर डेवलप कर लेते हैं, प्रोटेक्शन लेयर फॉर्म कर देते हैं अराउंड द लायोफोबिक पार्टिकल्स। यानी कि अगर ये लायोफोबिक है, कॉलोइड्स है, तो ये अनस्टेबल है, तो क्या होता है स्टूडेंट कि जैसे ही आपने लायोफिलिक इसके अंदर ऐड किया तो इसके पार्टिकल्स इसके चारों तरफ एक प्रोटेक्शन लेयर डेवलप कर देंगे इस तरह से। तो अब इस पार्टिकल का कोगुलेशन होने से ये बचा लेते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो सॉल्यूशन 10 मिनट्स में कोगुलेटेड होने वाला था, अब 10 आवर में भी कोगुलेटेड नहीं होगा, तो इसका प्रोटेक्शन हो गया। यही होता है क्या, प्रोटेक्शन ऑफ कॉलोइड्स। समझ आ रही है बात। ध्यान से सुन लेना, शब्दों को थोड़ा सा, जो वर्ड्स है ना उनको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। सॉल्यूशन के कॉलोइडल सॉल्यूशन कैसा लेना है, लायोफोबिक कॉलोइडल सॉल्यूशन कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। इन अनस्टेबल कॉलोइडल सॉल्यूशन का प्रोटेक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि कुछ अमाउंट में लायोफिलिक कॉलोइडल सॉल्यूशन को इसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो इस लायोफिलिक सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इन लायोफोबिक पार्टिकल्स के अराउंड एक प्रोटेक्शन लेयर फॉर्म कर लेते हैं, जिसके कारण ये लायोफोबिक जो सॉल्यूशन होता है इसका कोगुलेशन नहीं होता। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड प्रोटेक्शन ऑफ कॉलोइड्स। इसी को क्या बोलते हैं हम, प्रोटेक्शन ऑफ कॉलोइड्स। ये समझ आ रही है पूरी प्रोसेस आपको, ठीक है ना, समझ आ रही होगी, ठीक है। तो 2 टाइप के कॉलोइडल सॉल्यूशन होते हैं, 2 टाइप्स के। ये आपको हम पहले प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुके हैं, लायोफोबिक और लायोफिलिक। लायोफोबिक जो कॉलोइडल सॉल्यूशन होते हैं ये वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं, और लायोफिलिक होते हैं ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है ना। वाटर सॉल्युबल नहीं है इसलिए ये कैसे अनस्टेबल है, और ये स्टेबल होते हैं। तो इनकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करना है हमें। इनकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम कुछ अमाउंट में लायोफिलिक कॉलोइडल सॉल्यूशन इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। तो ये लायोफिलिक कॉलोइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स है ये क्या काम करेंगे, ये लायोफोबिक पार्टिकल्स के अराउंड एक प्रोटेक्शन लेयर डेवलप कर लेंगे, जिससे इनकी स्टेबिलिटी जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, और इसी को बोलते हैं हम प्रोटेक्शन ऑफ कॉलोइड्स। क्लियर है,
ठीक है, चलो मैं इसको नोट करता हूँ, आपकी समझ आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो नोट करते हैं। लायोफोबिक कॉलॉइड्स आर more unstable than lyophilic colloids and coagulated rapidly। जल्दी से इनका क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, कोगुलेशन हो जाता है। अब आपको क्या करना है, इनको बचाना है। इफ सम अमाउंट ऑफ लायोफिलिक कॉलॉइड्स, इफ सम अमाउंट ऑफ लायोफिलिक कॉलॉइड्स एडेड इन, किसके अंदर ऐड कर देना है आपको, एडेड इन लायोफोबिक कॉलॉइड्स, लायोफोबिक कॉलॉइड्स, लायोफोबिक कॉलॉइड्स के अंदर इसकी कुछ मात्रा क्या कर देनी है आपको, ऐड कर देनी है। ठीक है ना। देन द स्टेबिलिटी ऑफ लायोफोबिक कॉलॉइड्स इंक्रीज, then the stability of lyophobic colloids increases, इनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब स्टेबिलिटी कैसे बढ़ गई, इस चीज को थोड़ा सा सोचो। बिकॉज ए प्रोटेक्शन लेयर ऑफ, कारण लिख दें, बिकॉज ए प्रोटेक्शन लेयर ऑफ लायोफिलिक पार्टिकल्स, प्रोटेक्शन लेयर किसकी है, लायोफिलिक पार्टिकल्स की, इज फॉर्म बाई adsorbing around लायोफोबिक पार्टिकल्स, कॉलॉइड पार्टिकल लिख दो, चाहे पार्टिकल्स लिख दो डायरेक्ट। ड्यू टू विच दीज आर नॉट प्रेसिपिटेटेड, जिसके कारण ये प्रेसिपिटेटेड नहीं हो पाते हैं। ड्यू टू विच दीज आर नॉट प्रेसिपिटेटेड, इनका प्रेसिपिटेशन नहीं हो पाता है। सच टाइप ऑफ कॉलॉइड्स, सच टाइप ऑफ कॉलॉइड इज कॉल्ड, इस प्रकार के जो कॉलॉइड है वो क्या कहलाएंगे, प्रोटेक्टिव कॉलॉइड्स। क्या कहलाएंगे, प्रोटेक्टिव कॉलॉइड्स, प्रोटेक्टिव कॉलॉइड्स। ठीक है भाई, कॉलॉइडल सॉल्यूशन का प्रोटेक्शन किस प्रकार से हुआ है ये बात आपकी समझ आ गई होगी, और ये पूरी प्रोसेस हमने यहाँ पर नोट कर दी है।
कॉलोइडल सॉल्यूशन का प्रोटेक्शन किस प्रकार से करना है। दो नाम ध्यान में रखने हैं स्टूडेंट्स आपको, लायोफोबिक एंड लायोफिलिक। लायोफोबिक जो कॉलोइडल सॉल्यूशन होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, इनकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करना है। इनकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, क्यों अनस्टेबल है तो ये बहुत जल्दी से क्या हो जाएंगे, कोगुलेटेड हो जाएंगे। और अगर इनकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करना है तो इसके अंदर कुछ अमाउंट में क्या मिला दोगे, लायोफिलिक कॉलोइडल सॉल्यूशन इसके अंदर ऐड कर दोगे, और इसको ऐड करने से इनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। और स्टेबिलिटी इंक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि जो लायोफिलिक कॉलोइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं वो लायोफोबिक कॉलोइडल पार्टिकल्स के अराउंड एडसॉर्ब होकर एक प्रोटेक्टिव लेयर डेवलप कर लेंगे, और इस प्रोटेक्टिव लेयर के डेवलप होने से लायोफोबिक कॉलोइडल सॉल्यूशन का प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। और जब इनका प्रेसिपिटेशन नहीं होगा तो इस प्रकार के जो कॉलोइडल सॉल्यूशन होते हैं उनको प्रोटेक्टिव कॉलोइड्स कहते हैं। और ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगी, प्रोटेक्शन ऑफ कॉलोइडल सॉल्यूशन। क्लियर है, ठीक है ना। तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे आप इसको, ठीक है। एक टॉपिक और है स्टूडेंट्स, उसको और देख लेते हैं हम। गोल्ड नंबर बहुत पूछा जाता है, गोल्ड नंबर। देखो गोल्ड नंबर क्या होता है, ये हमने एक सॉल ले लिया, इसके अंदर स्टूडेंट हमने ऐड कर दिया या फिल कराया है गोल्ड सॉल, ठीक है ना। क्या भर लिया हमने, गोल्ड सॉल। अब देखो स्टूडेंट्स, इस गोल्ड सॉल को कोगुलेटेड होने से बचाना है। मेटल सॉल्यूशन है, मेटल कॉलोइडल सॉल्यूशन है, ठीक है ना। और मेटल के जो कॉलोइडल सॉल्यूशन होते हैं स्टूडेंट्स वो कैसे होते हैं, पॉजिटिव के नेगेटिव सॉल्यूशन कैसे होते हैं, ध्यान करो, नेगेटिव सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है ना। इस गोल्ड सॉल में हम 10% NaCl, इस गोल्ड सॉल में 10% NaCl की 1 ml अमाउंट को ऐड कर रहे हैं। सॉल्यूशन लिया है क्या, 10% NaCl सॉल्यूशन। 10% NaCl सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन वाले चैप्टर में आपने इसको स्टडी किया है, W/V परसेंटेज वैल्यू, ठीक है ना। तो 10% NaCl सॉल्यूशन हमने यहाँ पर लिया है, और इस 10% NaCl की 1 ml अमाउंट को इसके अंदर ऐड करते हैं। समझ आ रही है बात, 1 अमाउंट को इसके अंदर ऐड करते हैं। तो हमको कितने मिलीग्राम हाइड्रोफिलिक कॉलोइडल सॉल्यूशन रिक्वायर्ड होगा, वो इसकी गोल्ड नंबर है। दोबारा बता रहा हूं, आपने गोल्ड सॉल ले लिया और इस गोल्ड सॉल के अंदर हमने ऐड करना है क्या, 10% NaCl सॉल्यूशन की 1 ml अमाउंट, यानी कि 1 ml अमाउंट ले लिया हमने 10% NaCl सॉल्यूशन की, और इसके अंदर हमने उसको क्या कर दिया स्टूडेंट्स, ऐड कर दिया है। अब इस गोल्ड सॉल को कोगुलेशन से प्रिवेंट करने के लिए जितने मिलीग्राम हाइड्रोफिलिक कॉलोइडल सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट है वही इसकी गोल्ड नंबर है। यानी कि कितने मिलीग्राम हाइड्रोफिलिक कॉलोइडल सॉल्यूशन इसके अंदर ऐड करें कि हमको
इसका कोगुलेशन प्रोटेक्टिव हो जाए। तो स्टूडेंट्स, आप ऐसे हाइड्रोफिलिक सॉल्यूशन को लीजिए जिसके मिनिमम मिलीग्राम्स को ऐड करने पर इसका कोगुलेशन प्रिवेंट हो जाए, या फिर ऐसा लेंगे जिसके मैक्सिमम मिलीग्राम्स को ऐड करने पर इसका कोगुलेशन प्रिवेंट हो। कौन सा अच्छा रहेगा? जिसके मिनिमम मिलीग्राम्स को यूज करेंगे वो हाइड्रोफिलिक कॉलोइडल सॉल्यूशन हमको ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जितना अमाउंट में, मिलीग्राम की अमाउंट में ये हाइड्रोफिलिक कॉलोइडल सॉल्यूशन इसके अंदर ऐड किया है प्रिवेंट करने के लिए इस गोल्ड सॉल को, वही इसकी क्या है? गोल्ड नंबर है। वही इसकी क्या है? गोल्ड नंबर है। मैं इसकी गोल्ड नंबर की डेफिनेशन नोट कर रहा हूँ, आप लोग एक बार ध्यान से चेक करना उसको स्टूडेंट्स। थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी इसकी डेफिनेशन है और समझेंगे तो आपको लर्न हो जाएगी, रटना नहीं है, आपको समझना है थोड़ा सा इसको, ठीक है ना। थोड़ी सी एक टेढ़ी मेढ़ी सी डेफिनेशन है। तो देखो, द नंबर ऑफ मिलीग्राम्स, द नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ हाइड्रोफिलिक colloidal solution, the number of a hydrophilic colloidal solution of a colloidal solution that will just prevent the precipitation of of 10 ml precipitation of 10 ml of a gold sol, 10 ml of a gold sol on the addition of 1 ml, 1 ml क्या लिया था आपने? 1 ml आपने क्या लिया था? 1 ml of 10% NaCl solution, of 10% NaCl solution, ठीक है ना। द नंबर ऑफ मिलीग्राम्स की वह संख्या जो हाइड्रोफिलिक कॉलोइडल सॉल्यूशन के वो मिलीग्राम दैट विल जस्ट प्रिवेंट, जो सुरक्षित करते हैं द प्रेसिपिटेशन ऑफ 10 ml ऑफ ए गोल्ड सॉल, 10 ml गोल्ड सॉल को किससे? ऑन द एडिशन ऑफ 1 ml ऑफ 10 ml 10% NaCl सॉल्यूशन, 10% NaCl सॉल्यूशन के 1 ml को उसमें मिलाने पर, ठीक है ना। सॉल्यूशन इज नॉन एज गोल्ड नंबर, ये क्या कहलाएगी? इसकी गोल्ड नंबर। तो देखो, मैं दोबारा बता रहा हूं, ये आपने गोल्ड सॉल ले लिया, गोल्ड सॉल ले लिया और गोल्ड सॉल ले लिया है आपने 10 ml, समझ के 10 ml गोल्ड सॉल को आपको प्रिवेंट करना है। कब प्रिवेंट करना है? जब आप इसके अंदर 1 ml 10%
NaCl सॉल्यूशन को ऐड करते हो। 10 ml गोल्ड सॉल के अंदर हम 1 ml 10% NaCl सॉल्यूशन को ऐड करते हैं, तो इसका प्रोटेक्शन करने के लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए आप कितने मिलीग्राम हाइड्रोफिलिक कॉलॉइड्स को ऐड करते हो। वो इसके मिलीग्राम जितने भी यहाँ पर आएंगे, जितने भी मिलीग्राम यहाँ पर आएंगे, अगर कम आ रहे हैं ज़्यादा आ रहे हैं, वो जैसे 10 मिलीग्राम आ गया या 0.5 मिलीग्राम आ गया, तो यही स्टूडेंट्स इसकी गोल्ड नंबर होगी, जो इसको प्रिवेंट कर रही है किससे? कोगुलेशन से या प्रेसिपिटेशन से। अब तो समझ आ रही होगी, ठीक है ना। जितने मिलीग्राम हाइड्रोफिलिक कॉलॉइडल सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर इसका प्रिवेंशन करने के लिए, वही इसकी गोल्ड नंबर है, ठीक है ना। अब जितने कम मिलीग्राम की रिक्वायरमेंट होगी, हमको तो उतना ही अच्छा है, कैपेसिटी उतनी ही तो ज़्यादा अच्छी रहेगी, और अगर ज़्यादा मिलीग्राम की रिक्वायरमेंट है तो वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहता हाइड्रोफिलिक कॉलॉइडल सॉल्यूशन। तो देखो यहाँ पर मैं एक रिलेशन बताता हूँ आपको, जो प्रोटेक्शन कैपेसिटी होती है, प्रोटेक्शन कैपेसिटी होती है किसकी? हाइड्रोफिलिक सॉल्यूशन की। वो प्रोटेक्शन कैपेसिटी क्या होती है स्टूडेंट्स? इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? गोल्ड नंबर के, ठीक है ना। यानी कि जितनी कम गोल्ड नंबर होगी उतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन कैपेसिटी होगी हाइड्रोफिलिक कॉलॉइडल सॉल्यूशन की। समझ आ रही बात? और जितनी ज़्यादा गोल्ड नंबर होगी उतनी कम प्रोटेक्शन कैपेसिटी होगी हाइड्रोफिलिक सॉल्यूशन की। तो ये इसके बिटवीन एक रिलेशन होता है। और यहाँ पर स्टूडेंट्स एक चीज़ मैं आपको और लिख देता हूँ कि एक सब्सटेंस होता है, क्या? जिलेटिन। जिलेटिन हैज़ मिनिमम गोल्ड नंबर। जिलेटिन की सबसे कम गोल्ड नंबर होती है, ठीक है ना। मिनिमम गोल्ड नंबर किसकी है स्टूडेंट्स? जिलेटिन की। और ये जिलेटिन की जो गोल्ड नंबर होती है ना, कितनी होती है? ये मैं आपको इसकी कैपेसिटी, ये वो अमाउंट लिख दूँ, 0.5 to 0.31 मिलीग्राम। इतना अमाउंट में जिलेटिन को आप जब गोल्ड सॉल के अंदर ऐड कर दोगे तो ये उसका प्रेसिपिटेशन नहीं होने देगा। तो इट मीन्स जिलेटिन की जो गोल्ड नंबर है वो बहुत ही कम होती है, इसलिए ये सबसे अच्छा क्या होता है? प्रोटेक्शन हाइड्रोफिलिक कॉलॉइडल सॉल्यूशन होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज आपने यहाँ पर 3 टॉपिक्स को स्टडी किया है। हार्डी-सुलजे रूल्स या हार्डी-सुलजे लॉ कह सकते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ कॉलॉइड्स और गोल्ड नंबर। स्टूडेंट्स तीनों ही टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे से टॉपिक हैं, लेकिन हमको ये समझने हैं स्टूडेंट्स। जितना आप इनको समझ जाओगे उतने अच्छे रहेंगे। अगर हम इनको रटते हैं तो ये गड़बड़ करते हैं, फिर कहीं ना कहीं कोई वर्ड इधर उधर हो जाएगा तो हमसे पूरा रह जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप ढंग से इनको समझेंगे। ओके।